सोचते खोजते माय क्यूरियस फेलोज, कैसे हैं आप। तो साथियों, बात यूं है कि 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। इंडस्ट्रीज़ लग रही थीं, गरीब से गरीब इंसान को भी नौकरियां मिल रही थीं और मयार ज़िंदगी पहले से बेहतर हो रहा था। तो अब चूँकि इंडस्ट्रीज़ में धड़ाधड़ प्रोडक्शन हो रही थी, चीज़ें तैयार हो रही थीं, तो इन चीज़ों की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल, खाम माल भी बहुत सा चाहिए होता था। अमेरिका को दरियाफ्त हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, लेकिन इस नई दुनिया के डिटेल्ड मैप्स, तफसीली नक्शे जिसमें पहाड़, दरिया, सहरा, जंगलात तक की निशानदही की जाए, वो बहुत अच्छे मौजूद नहीं थे। जबकि नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका खाम माल से लबालब भरा हुआ था, ऐसे खाम माल से जिसकी यूरोप को बहुत ज़रूरत थी। तो ऐसे में इस रॉ मटेरियल के लिए, खाम माल के लिए, नई तिजारती मंडियों के लिए और दुनिया के बिल्कुल दुरुस्त नक्शे बनाने के लिए पावरफुल शिप्स, ताकतवर बहरी बेड़े लंबी लंबी बहरी मुसाफतों पर यूरोप से निकला करते थे। बाज़ औक़ात ये सफ़र बरसों पर फैले होते थे, क्योंकि जहाज़ को पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाना होता था। इन वॉयजेस के दौरान दोस्तों, नई नई जगहों के हालात लिखना, दुरुस्त पैमाइशें करना, तजुर्बात करना, इलाकों की ड्राइंग्स बनाना, नए दरियाफ्त होने वाले ट्राइब्स के, कबाइल के किसी एक फ़र्द को पकड़ कर साथ लाना, उसकी ज़ुबान सीखना, उसे अपनी ज़ुबान सीखना, फिर उसके बारे में जानना वगैरह, ये सब इन जहाज़ों के काम होते थे। ये अज़ीमुश्शान बहरी जहाज़, ये शिप्स जो होते थे, जब सफ़र पर निकलते थे तो नेचुरलिस्ट और साइंटिस्ट भी इनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि जहाँ नए नए इलाकों की दरियाफ्त होती थी, नई मंडियाँ और रॉ मटेरियल के लिए ज़मीनें मिलती थी, वहीं ये भी होता था कि हज़ारों लाखों नए नए जानवर भी दरियाफ्त होते थे और पौधे भी। जहाज़ में मौजूद ये जो नेचुरलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ज़ूलॉजिस्ट, जो भी आप उन्हें नाम दे लें आज के हिसाब से, वो उन जानवरों का रिकॉर्ड रखते थे। वो दुनिया भर से फॉसिल्स भी, रक्काज़ भी इकट्ठे करते थे। फॉसिल्स दोस्तों, आप जानते हैं कि उन जानवरों के ढांचे या बचे खुचे निशानात होते हैं जो लाखों, करोड़ों, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, जब जहाज़ में जाने वाले ये नेचुरलिस्ट हज़ारों नए जानवरों और पौधों को देख लेते थे, उनके जोड़े पकड़ लेते थे, तो अब उनके सामने एक चैलेंज होता था। चैलेंज ये होता था कि अब इन जानवरों और पौधों को क्लासिफाई कैसे किया जाए, किस जानवर को, किस ज़िंदगी की फॉर्म को किस खाने में रखा जाए। मसलन अगर एक सांप मिला है तो ये सांप की कौन सी स्पीशीज़ है। अगर बंदर से मिलता जुलता कोई जानवर है तो इसे किस कैटेगरी में रखेंगे। अगर बिल्ली जैसा दिखाई देता कोई जानवर है तो इसे स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन में कहाँ रखा जाएगा। दोस्तों, स्पीशीज़ दरअसल जानवरों का एक ऐसा ग्रुप है जो आपस में क्रॉस करके, सेक्स करके अपने बच्चे पैदा कर सकता है। ऐसे बच्चे जो फिर आगे रिप्रोडक्शन करके अपनी नस्ल भी बढ़ा सकते हों। मिसाल के तौर पर बिल्ली, चीता कभी क्रॉस करके कुछ भी पैदा नहीं करते, इसलिए ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हुए। इसके मुकाबले में पूडल और स्पेनियल डॉग्स जो हैं, इनको क्रॉस करवाया जाए तो इनके बच्चे भी पैदा होते हैं और इनके बच्चों के बच्चे भी पैदा होते हैं। तो ये पूडल और स्पेनियल डॉग्स एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते होंगे। सबसे मशहूर ज़माना मिसाल आप जानते ही हैं, पहले से जानते हैं, कि घोड़े और गधे की है, जिसमें इन दोनों का क्रॉस करवा कर खच्चर, म्यूल जैसा एक हाइब्रिड पैदा तो कर लिया जाता है, लेकिन ये इनफर्टाइल होता है, इसकी शादी नहीं हो सकती, ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता। घोड़ा और गधा दो अलग अलग स्पीशीज़ हो गई। ये इसकी एक सादा सी स्पीशीज़ की डेफिनेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हम फ़िलहाल नहीं पढ़ते। तो खैर दोस्तों, जब ये नित नए दरियाफ्त होने वाले जानवरों को स्पीशीज़ में अलग अलग क्लासीफाई किया जाता था, तरतीब दी जाती थी, तो बज़ाहिर एक से दिखाई देने वाले जानवर बहुत थोड़े फ़र्क के साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्पीशीज़ साबित होते थे। मिसाल के तौर पर एक तरफ अगर एक बिल्ली है, फिर उससे मिलता जुलता जानवर यूरेशियन लिनक्स भी है, फिर फिश कैट, बॉब कैट, टाइगर, बंगाल टाइगर, चीता, जैगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, कोगर, पोमा, पैंथर लाइन और अफ्रीकन लाइन भी है। ये सब दिखने में भले कैट्स या बिग कैट्स ही हैं, बिल्लियाँ ही हैं, लेकिन सब अलग अलग स्पीशीज़ हैं। यहाँ तो दोस्तों हमने सिर्फ चंद एक नाम लिए हैं, वरना फीलाइन स्पीशीज़, बिल्ली की प्रजातियाँ 38 के करीब हैं। इसी तरह एक और मिसाल देखें, अगर एक बंदर है तो फिर इससे थोड़े से फ़र्क के साथ चिंपैंजी हैं, गोरिल्लाज हैं, ओरंगटन्स, लंगूर, गैबून्स, मंकीज, टॉर्सियर्स और भी हैं। ये सब अलग अलग स्पीशीज़ हैं, हालांकि हम में से बहुत से इनको हमेशा बंदर ही कहते रहे हैं, मंकीज़। तो दोस्तों, नेचुरलिस्ट जो जानवरों की क्लासिफिकेशन करने में सदियों से जुटे हुए हैं,
ان کے سامنے 18th اور 19th سینچری میں یہ سوال اور بھی شدت کے ساتھ سامنے آیا کہ آخر یہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک الگ سپیشیز کیوں بن جاتی ہے، کیوں موجود ہے۔ یہ پہلا فیکٹ دوستو ان کے سامنے تھا۔ پھر ایک اور اہم ترین سوال یہ بھی اٹھتا تھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کئی ایسے جانوروں کے فوسلز مل رہے ہیں جو خود اب دنیا میں کہیں بھی زندہ نظر نہیں آتے۔ مثلا میمتھ اور ڈائنوسورس ایسے ہی جانور ہیں کہ جن کے بڑے بڑے فوسلز تو ملتے ہیں، لیکن یہ جانور پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، یہ ناپید ہو چکے ہیں۔ اب یہ دوسرا فیکٹ تھا سب کے سامنے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بھی ایک حیران کن حقیقت تھی، ایک فیکٹ ان کے سامنے تھا کہ جن جانوروں کے فوسلز مل رہے ہیں وہ خود بھلے ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں، لیکن ان سے بہت زیادہ ملتے جلتے جانور آج کیوں موجود ہیں۔ جیسے کہ میمتھ جیسے عظیم الشان جانور کے فوسل سے ملتا جلتا ہاتھی ہمیں عام مل جاتا ہے ایشیا میں بھی اور افریقہ میں بھی۔ بلکہ یہاں دوستو آپ کو ایک اور دلچسپ بات بھی بتاتے ہیں برسبیل تذکرہ کہ ہزاروں سال سے انسان کو فوسلز تو مل ہی رہے تھے، کبھی کسی ڈائنوسور کی ہڈی مل گئی یا کسی بہت بڑے ریپٹائل کی انگلی مل گئی وغیرہ وغیرہ، تو انہیں دیکھ کر زیادہ تر اس وقت کا انسان سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آیا یہ کس جانور کی ہڈی یا ٹکڑا ہے، کس کا فوسل ہے، یا اس کو لگتا تھا شاید یہ انسان کا ہے۔ کئی بار وہ غلط اندازے قائم کر بیٹھتا تھا کہ یہ ہڈی ضرور کسی ایسے انسان کی ہے جو بہت ہی بڑا ہوتا ہوگا۔ غالباً اسی وقت انسان نے اپنی کہانیوں میں، داستانوں میں بہت بڑے بڑے دیوں، جنات اور لمبے چوڑے قد کاٹ کے انسانوں کے کردار پیدا کرنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ انسان اپنے مشاہدے سے ہی دوستو تصور کی دنیا تخلیق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اسی دور میں اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اب چونکہ پہلے جیسی خوراکیں نہیں رہی اس لیے انسان پہلے بڑا تھا اب چھوٹا ہوگا۔ تو خیر دوستو، ان فیکٹس کو دیکھتے ہوئے اس دور کا ایک کانفلکٹ، ایک بڑا سوال پیدا ہوا۔ جیسے آج کل سب سے اہم سائنٹیفک کویسچن یہ ہے کہ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ کیا ہم جیسی زندگی کی کوئی اور شکل اس پوری کائنات میں کہیں موجود نہیں؟ یہ ڈیپ سپیس ریسرچز، وائجر 1، وائجر 2 اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ وغیرہ اسی سوال کے جواب میں دوستو خلائیں چھان رہے ہیں۔ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اربوں ڈالرز انہی پر خرچ ہو رہے ہیں۔ تو جیسے یہ آج کا سوال ہے تو اس وقت 19ویں صدی کا سوال یہ تھا کہ یہ جو جانوروں کی سپیشیز کے ڈھانچے، فوسلز ملتے ہیں، یہ سپیشیز ختم کیوں ہو گئیں اور ان سے ملتی جلتی جو نئی سپیشیز موجود ہیں یہ کیسے پیدا ہوئیں۔ سادہ زبان میں سوال یہ تھا کہ سپیشیز پیدا کیسے ہوتی ہیں، اوریجن آف سپیشیز کیا ہے۔ اب اس دور کے سائنسدانوں میں بہت تھوڑے سے ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ دراصل ایک سپیشیز سے ہی دوسری سپیشیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایوالونگ سپیشیز، یعنی جانوروں کی نسلیں، ان کی سپیشیز فکسڈ نہیں ہیں، یہ بدلتی رہتی ہیں۔ سپیشیز آر ناٹ فکسڈ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں چرچ کا بھی ایک ویو تھا جسے چرچ اپنی ساری توانائی اور طاقت سے پیش کرتا تھا۔ چرچ کہتا تھا کہ سپیشیز مسلسل پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی دفعہ جب دنیا بنی تھی تو سب سپیشیز اکٹھی پیدا کر دی گئی تھیں، اور اب تب سے اب تک وہی سپیشیز چلی آتی ہیں، ان میں نئی شامل نہیں ہوتی، یعنی سپیشیز آر فکسڈ۔ تو بس دوستو یہی فکسڈ اور ناٹ فکسڈ سپیشیز کا کانفلکٹ اس وقت عروج پر تھا۔ یہ اس دور کا سوال تھا، یہ اس دور کا سب سے بڑا سائنٹیفک کویسچن تھا۔ اس کے جواب کے لیے سائنسدان سمندروں اور جنگلوں کی خاک چھان رہے تھے، جبکہ چرچ والے اپنے پرانے نظریات کو ہی درست ثابت کرنے کے لیے یا نئی دریافتوں کو اپنے پرانے نظریات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سر توڑ کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے میں مائی کیوریس فیلوز ایک برطانوی جہاز ہز میجسٹی شپ بیگل، جسے عرف عام میں HMS بیگل 2 کہتے تھے، اس کو ساؤتھ امریکہ اور پیسفک اوشن میں جیوگرافیکل سروے کے لیے جانا تھا۔ یعنی انہوں نے معلوم کرنا تھا کہ اس وسیع و عریض علاقے میں کہاں کون کون سے قبائل آباد ہیں، کون کون سی جگہیں رہ گئی ہیں جہاں کالونی بنا کر وہاں کے وسائل کو لوٹا جا سکتا ہے، وہاں سے کون سا ایسا را میٹیریل، خام مال مل سکتا ہے جو مقامی فیکٹریز کے کام آ سکے، وہاں کون کون سے پہاڑ، پودے اور جانور ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جاننے کے لیے یورپین ممالک بہت بڑے بڑے جہازی مشن دنیا کے گرد بھیجا کرتے تھے۔ HMS بیگل کا دوسرا مشن بھی ایسا ہی ایک مشن تھا۔ یہ HMS بیگل 2 دوستو ایک بہت ہی بڑا بحری جہاز تھا اور اسے کیپٹن فٹس رائے لیڈ کر رہا تھا۔ وہ ایک ماہر موسمیات بھی تھا
जो हर रोज़ सितारे और आसमान की तरफ देखकर अंदाज़ा लगा लिया करता था कि मौसम आज कैसा होगा, और अक्सर उसकी पेशगोई दुरुस्त साबित होती थी, उसकी प्रेडिक्शन ठीक निकलती थी। फिट्ज़रॉय को बीगल 2 पर इसलिए कैप्टन चुना गया था कि उसी शिप के साबिका कैप्टन प्रिंगल स्टोक्स ने दौरान सफ़र ही सख्त डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने सर में गोली मार ली थी। कई दिन वो गोली उसके सर में अटकी रही। वो रिवॉल्वर भी अच्छे लेवल का नहीं था, तो काफ़ी दिन बाद वो बेहोश पड़ा आखिर मर गया था। वैसे दोस्तों, आपको बताएं कि कैप्टन फिट्ज़रॉय ने भी 5 साल समुद्री सफ़र के इस सफ़र के बाद खुदकुशी ही की थी। अलबत्ता इसकी वजूहात कुछ और थी, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि बीगल के पहले कैप्टन की तरह ये दूसरा कैप्टन भी डिप्रेशन ही का मरीज़ था। तो दोस्तों, बीगल 2 के इस नए कैप्टन फिट्ज़रॉय ने एक इश्तिहार लगा दिया कि वो किसी नौजवान नेचुरलिस्ट या जियोलॉजिस्ट को अपने कैबिन में जगह देने के लिए तैयार है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कैप्टन फिट्ज़रॉय कि उसे इस तवील तरीन समंदरी सफ़र में एक पढ़ा लिखा साथ चाहिए था। वो उस कैबिन में तन्हाई के डिप्रेशन से बचना चाहता था, उस कैबिन में जहां उससे पहले एक कैप्टन खुदकुशी कर चुका था और वो हफ्तों के हिसाब से अपने कमरे में बंद रहता था, इतना उसको डिप्रेशन होता था इस सफ़र में, इस सर्दी में। ये सुनने को कहानी बहुत आसान लगती है, लेकिन बरसों का खाली समंदर में और चट्टानों के दरमियान में सफ़र, ये बहुत मजबूत आसाब के लोगों का काम होता है। तो उस तन्हाई से बचने के लिए उसे एक ऐसा पढ़ा लिखा और एक नौजवान शख्स चाहिए था जिससे वो गपशप लगा सके अपने कैबिन में। तो चार्ल्स डार्विन उस वक्त एक नौजवान ग्रेजुएट था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अभी BA करके आया था। उसे पौधों और जानवरों से मोहब्बत अपने दादा रास्मस डार्विन से विरसे में मिली थी। कैप्टन फिट्ज़रॉय दोस्तों जहां डिप्रेशन का शिकार था, तो उसके मुकाबले में चार्ल्स डार्विन हर वक्त खुश रहने वाला इंसान था। वो एक अच्छा साथ साबित हो सकता था, मगर उनकी हल्की फुल्की खटपट भी दोस्तों फिर जब सफ़र हुआ तो शुरू हो गई। खटपट तब शुरू हुई जब 1831 में बीगल 2 ने इंग्लैंड के साहिल से सफ़र का आगाज कर दिया। इस तवील तरीन सफ़र में चार्ल्स डार्विन और कैप्टन फिट्ज़रॉय अपने कैबिन में बहुत गर्मा गर्म डिबेट्स किया करते थे। दरअसल कैप्टन फिट्ज़रॉय चर्च को फॉलो करता था और बाइबल हर वक्त पास रखता था, पढ़ता भी था। तो उन दिनों अमेरिका में दुनिया भर में गुलामी के खात्मे और गुलामी जारी रखने के बारे में एक बहस चल रही थी। उस कैबिन में चार्ल्स डार्विन गुलामी के खिलाफ बात किया करता था कि ये नहीं होनी चाहिए, जबकि फिट्ज़रॉय गुलामी की हमायत में बोलता था और बाइबल से दलाइल भी लेकर आता था कि जब चर्च ने, बाइबल ने गुलामी को ख़त्म नहीं किया तो हम क्यों करें। इसी तरह दोस्तों दूसरी बहस जो कैप्टन के कैबिन में बहुत ज़्यादा होती थी वो वही थी जो उस दौर का कॉन्फ्लिक्ट था, यानी फिक्स्ड और नॉन फिक्स्ड स्पीशीज़ के बारे में। अब जाहिर है कैप्टन फिट्ज़रॉय तो मानता था कि सारी स्पीशीज़ फिक्स्ड हैं, ये सिर्फ 6,400 साल पहले एक साथ दुनिया में रख दी गई हैं, जबकि चार्ल्स डार्विन इस आइडिया पर सवाल उठाता था और कहता था कि अगर स्पीशीज़ फिक्स्ड हैं तो फिर एक जैसे जानवरों की इतनी मुख्तलिफ स्पीशीज़ क्यों हैं। अगर सारे जानवर एक ही दफ़ा बहुत अच्छे से बना दिए गए थे तो फिर ये फॉसिल्स वाले लाखों करोड़ों जानवरों की स्पीशीज़ क्यों ख़त्म हो गई। इस पर गर्मा गर्म मुबाहिस डिबेट्स उन दोनों में उस कैबिन में जारी रहती थी। HMS बीगल जो 2 साल के मिशन पर दरअसल रवाना हुआ था, उसका प्रोजेक्ट 5 साल तक फैल गया, यानी 27 दिसंबर 1831 से 2 अक्टूबर 1836 तक बीगल दुनिया का चक्कर ही लगाता रहा। 1831 से 1836 तक इस तवील सफ़र में चार्ल्स डार्विन ने जानवरों, पौधों, सीपियों, पत्थरों और मिट्टी के इतने सैंपल्स जमा कर लिए थे कि वो एक जहाज़ पर पूरे ही नहीं आ सकते थे। चार्ल्स डार्विन ये करता था कि उसे रास्ते में मुख्तलिफ बंदरगाहों पर जो जहाज़ भी ऐसा मिलता जो इंग्लैंड की तरफ जा रहा होता था, तो उस जहाज़ पर वो अपने फॉसिल्स के और जानवरों के सैंपल लाद देता था। डार्विन एक अमीर आदमी था, उसके लिए खर्चा बर्दाश्त करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उसका सामान आसानी से वहाँ से उसके घर पहुँच जाता था और उसके जहाज बीगल में जगह भी बच जाती थी। हालांकि उस वक्त अभी चार्ल्स डार्विन कोई एक्सपर्ट नेचुरलिस्ट नहीं था, बल्कि दोस्तों वो तो ये भी नहीं जानता था असल में कि वो ये जो सारा जहान जमा कर रहा है इसका उसे करना क्या है। उसे बस जो जानवर, जो परिंदा इंस्पायर करता था वो उसके कुछ नमूने खा जाता था और एक जोड़ा तरीके से महफूज करके जहाज़ में रख लेता था। कैप्टन फिट्ज़रॉय कई बार उस पर चीखता था कि तुम मेरे जहाज़ को इन हड्डियों से भरकर डबो देना चाहते हो, लेकिन चार्ल्स डार्विन बाज नहीं आता था। करते करते जहाज़ दोस्तों पहुंचा साउथ अमेरिका के मौजूदा मुल्क अर्जेंटाइन के साहिल पर। यह करीब करीब वही जगह है जहां HMS बीगल के पहले कैप्टन ने खुदकुशी की थी। दोस्तों चार्ल्स डार्विन की एक अजीब आदत थी कि वो जो भी जानवर दरियाफ्त करता था उसे खा जाता था।
बचपन में जब वो जंगल से बीटल्स, ये जो उड़ने वाले कीड़े भंवरे वगैरह होते हैं, इनकी मुख्तलिफ स्पीशीज़ इकट्ठी किया करता था, उनको जमा करता था, तो उन्हें भी अक्सर मुंह में डाल लिया करता था। एक बार एक बीटल ने तो उसके मुंह में कुछ बहुत ही कड़वा स्प्रे फेंक दिया था, जिससे वो काफ़ी बीमार हुआ, उसे काफ़ी तकलीफ हुई। लेकिन वो अपने दरियाफ्त करदा जानवरों को फिर भी कभी खाने से बाज नहीं आया। इसी वजह से उसके दोस्त चार्ल्स डार्विन के करीबी दोस्त कहा करते थे कि दुनिया में से बहुत से जानवर सिर्फ इसलिए अब ख़त्म हो जाएंगे कि चार्ल्स डार्विन उन्हें खा गया है। तो खैर दोस्तों, इसी आदत की वजह से अर्जेंटाइन में चार्ल्स डार्विन ने एक शेल वाले, जिसके ऊपर शेल होता है, उस तरह का एक मैमल आर्मेंडेलो था, उसका गोश्त खाया। उसी जगह पर ठहरे हुए उसे आर्मेंडेलो जैसे ही एक और जानवर का फॉसिल का एक टुकड़ा मिला। यह टुकड़ा आर्मेंडेलो जैसे ही एक बड़े से जानवर का था, यानी था तो वो जानवर आर्मेंडेलो जैसा ही जिसका फॉसिल मिला, लेकिन वो जो आर्मेंडेलो उसने खाया था उससे किसी बहुत बड़े साइज़ का आर्मेंडेलो था, और जो उसको पीस मिला वो उसके शेल का एक बहुत बड़ा पीस था। जैसे एक बहुत बड़ा शेल टूट जाए तो उसका एक बड़ा सा पीस बच जाए, वो वाला, इस तरह का उसे वहाँ से पीस मिला। और फिर इसके बाद डार्विन को इसी बहुत ही बड़े आर्मेंडेलो के कुछ फॉसिल्स और भी मिल गए। इन सब से ये साबित हो रहा था कि कभी इस छोटे से आर्मेंडेलो के जैसा एक बहुत बड़ा जानवर यहाँ वाकई रहता था, लेकिन अब नापैद हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इससे डार्विन के जहन में इस सवाल ने जन्म लिया कि ऐसा क्यों है कि एक ही जगह पर एक ही जैसे दो जानवरों में से एक मौजूद है और दूसरा ख़त्म हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों स्पीशीज़ में कोई लिंक हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस छोटे आर्मेंडेलो की स्पीशीज़ बड़े आर्मेंडेलो ही से निकली हुई हों, इवॉल्व हुई हों। डार्विन ने बाकी चीज़ों की तरह इसके नोट्स भी लिए और फॉसिल रिकॉर्ड लेकर जहाज़ के साथ वो आगे बढ़ गया। जब वो 26 साल का हो गया और HMS बीगल के सफ़र को 4 साल दोस्तों हो गए, तो जहाज़ उन मशहूर जज़ायर के करीब उतरा जो फिर तारीख में रकम हो चुके हैं। ये स्पेनिश कॉलोनी के 17 के करीब छोटे बड़े जज़ायर थे जिन्हें गैलापागोस आइलैंड्स कहा जाता था। इन जजीरों पर दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के कछुए काफ़ी ज़्यादा थे। अब ओल्ड स्पेनिश में चूंकि कछुए ही को गैलापागोस कहते हैं, इसलिए इन जज़ायर का नाम भी गैलापागोस आइलैंड्स पड़ गया। यहाँ पहुँचने पर जब ख़राब सेहत वाले चार्ल्स डार्विन ने ये बड़े बड़े कछुए देखे तो बेतकल्लुफ़ एक कछुए को घोड़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गया। फिर दोस्तों अक्सर वक्त गुजारी के लिए यही काम करने लगा। अपनी लाल रंग की नोटबुक वो पकड़ लेता और एक कछुए के ऊपर बैठ जाता और नोट्स लेता रहता जो भी उसने लिखना होता था। दोस्तों इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कछुए कितने बड़े साइज़ के थे और चार्ल्स डार्विन कितना जिंदा दिल इंसान था। उसकी देखा देखी जहाज़ का बाकी अमला भी खैर यही किया करता था। तो दोस्तों डार्विन ने ये जिन्नाती साइज़ के कछुए देखे तो उसे इनके साइज़ से कहीं ज़्यादा हैरत इस बात पर हुई। इस बात पर वो बात ये थी दोस्तों कि गैलापागोस के जो मुख्तलिफ जजीरे थे, उनके हर जजीरे पर मुख्तलिफ तरह के कछुए थे। कछुओं की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हर जजीरे पर थी। तकरीबन 15 के करीब ये स्पीशीज़ थी जो मुख्तलिफ जजीरों पर थी और हर एक ज़ाहिर एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। उसने गौर किया कि जिस जजीरे पर घास, पौधे और पानी ज़्यादा है, आसानी से मिल जाता है, वहाँ के कछुए भी छोटी गर्दन वाले और बड़े राउंडेड शेल्स वाले होते थे, ताकि जब वो नीचे मुँह करके खुराक खा रहे हों तो ऊपर से कोई अटैक करना किसी के लिए मुश्किल हो। जबकि जहाँ पानी कम था, ज़मीन खुश्क थी, वहाँ के कछुओं की गर्दनें लंबी थीं और शेल्स चपटे थे, क्योंकि उन्हें गर्दन झुकाकर नहीं, गर्दन को आगे बढ़ाकर या ऊंचा उठाकर अपनी खुराक तलाश करना पड़ती थी। कछुए दोस्तों इतने वाज़े तौर पर मुख्तलिफ थे कि वहाँ रहने वाले मुकामी लोग जो इन आइलैंड्स पर रहते थे, वो सिर्फ किसी भी कछुए को देखकर बता दिया करते थे कि ये किस जजीरे से आया है या ये किस जजीरे का कछुआ है। यही हाल दोस्तों उस जजीरे पर पाई जाने वाली बड़ी बड़ी छिपकलियों और चिड़ियों का, फिंचेस का भी था। हर जजीरे पर फिंचेस की एक मुख्तलिफ स्पीशी आबाद थी। मसलन जिस जजीरे पर सख्त बीज ज़्यादा थे, ड्राई एनवायरनमेंट था, खुश्क एनवायरनमेंट था, वहाँ की चिड़ियों की चूंचें भी बहुत सख्त थीं, ऐसी सख्त कि वो आसानी से सख्त तरीन खौल तोड़कर उसका मगज़ खा सकती थीं उन नट्स में से। जबकि जिस जजीरे पर इंसेक्ट्स, हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े ज़्यादा थे, वहाँ की फिंचेस की जो चूंचें थीं वो छोटी और पतली थीं। और जिन जजीरों पर दरख्तों की खो से खाने की चीज़ें निकालना पड़ती थीं और चूंच अंदर घुसाना पड़ती थी, वहाँ की फिंचेस लंबी चूंचों वाली थीं। ये सब फैक्ट्स दोस्तों देखते हुए वो इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी ज़माने में किसी तूफ़ान या किसी भी दूसरे तरीके से कछुओं और फिंचेस की कोई एक ख़ास नस्ल यहाँ पहुंच गई थी। इस पहली स्पीशीज़ को, इन जानवरों की इस पहली स्पीशीज़ को, इस नस्ल को आप फादर स्पीशीज़ कह सकते हैं।
چاہے وہ چڑیوں کے ہو، فنچز کی، چھپکلیوں کی یا کچھووں کی۔ لیکن پھر جیسے جیسے ان جزیروں کا آپس میں رابطہ ختم ہو گیا کہ ایک طرف کا کچھوا، ایک طرف کی چڑیا دوسری طرف نہیں جا سکتی تھی، تو پھر جس کچھوے یا پرندے کی جو نسل جس جزیرے پر موجود رہی وہ اسی کے مطابق ایوالو ہوتی چلی گئی۔ ڈارون کے لیے یہ ثبوت بھی بہت اہم تھا کہ ایک خاص جگہ پر جس طرح کے جانور کے فوسلز ملتے ہیں، اس سے ملتا جلتا جانور اسی علاقے میں اکثر زندہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ بات وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور گلیپاگوس آئیلینڈ میں بھی اس نے یہ نوٹ کیا۔ اگرچہ یہ وہ والا فوسلز والا جانور ہرگز نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اسی فوسل کی کوئی اگلی سپیشیز دکھائی دیتا تھا۔ یہ فیکٹ بھی اس کے اندازوں کو ثابت کر رہا تھا کہ ہو نہ ہو سپیشیز بدلتی رہتی ہیں، یہ فکسڈ نہیں ہے۔ جو سپیشیز انوائرمنٹ سے بہترین ایڈجسٹ کر سکتی ہیں وہی زندہ رہتی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ باقی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس دریافت کے ساتھ دوستو وہ دنیا کا چکر لگا کر 2 اکتوبر 1836 میں تقریباً 5 سال بعد انگلینڈ واپس آ گیا۔ اس کے پاس اب جہاز بھر کے جانوروں اور پودوں کے ہزاروں سیمپلز تھے۔ انہی پر اس نے اگلے کئی سال تک، تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے تک ریسرچ کی۔ وہ یہ تو اچھی طرح جان گیا کہ سپیشیز ایوالو ہوتی ہیں، لیکن کیوں ہوتی ہیں، کس قانون کے تحت ہوتی ہیں، وہ قانون کیا ہے، اسی کی اسے تلاش تھی۔ وہ عام کہتا تھا کہ اگر یہ سورج اور گریوٹی یہ سب کسی لا کو فالو کرتے ہیں، زمین پر موسموں کا آنا جانا بھی کسی قانون کے تحت ہے، تو پھر یہ بھی کوئی قدرت کا قانون ہوگا کہ ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز کیسے ایوالو ہوتی ہے، کوئی قانون ہونا چاہیے۔ تو اس قانون کی اسے تلاش تھی۔ تو جن دنوں اسی سوچ نے اسے جکڑا ہوا تھا، انہی دنوں چارلز ڈارون نے ایک برطانوی میتھمیٹیشین رابرٹ میلتھس کا ڈیموگرافک پر ایک مضمون پڑھا۔ اس مضمون میں میلتھس نے بتایا تھا کہ کیسے یورپ کی آبادی ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔ اس نے نظریہ پیش کیا تھا کہ اگر انسانوں کی آبادی مسلسل بڑھتی جائے گی تو ایک ایسا وقت آئے گا جب خوراک کم ہو جائے گی اور اس کو کھانے والے انسان زیادہ ہوں گے۔ میلتھس کے مطابق ایسے وقت میں آبادی کو ایک حد میں رکھنے کے لیے فطرت، قدرت، نیچر خود سے ایک چیک لگاتی ہے، جسے اس نے پازیٹیو چیک کا نام دیا۔ اس کے مطابق جب خوراک کم اور لوگ زیادہ ہوں گے تو زیادہ لوگ تھوڑی خوراک پر لڑیں گے، تھوڑے وسائل پر لڑیں گے، ملکوں میں جنگیں ہوں گی، جہاں خوراک نہیں پہنچے گی وہاں قحط، فیمن اور بیماریاں پہنچ جائیں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس جگہ پر، اس علاقے میں، جیسے کہ وہ یورپ کی بات کر رہا تھا، وہاں اتنے ہی لوگ باقی بچ جائیں گے جتنوں کے لیے خوراک اور وسائل وہاں آسانی سے دستیاب ہوں گے۔ یعنی قدرت خود انسانوں اور وسائل میں، ریسورسز میں ایک بیلنس قائم رکھتی ہے۔ اس تھیوری نے دوستو ڈارون کو بہت متاثر کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر انسانوں میں سروائیول کی یہ جنگ وسائل اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ہے، تو پھر تو یہ جنگ نیچر میں ہر جگہ ہونی چاہیے، ہر جانور اور پودے کے سامنے یہی لڑائی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ ریسورسز، وسائل تو لمیٹڈ ہی ہے نا۔ اب چارلز ڈارون کی ایوولوشن تھیوری نے دوستو باقاعدہ شکل اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے لکھا کہ ان لمیٹڈ ریسورسز کے لیے نیچر میں ہر جگہ سروائیول کی، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ایک جنگ جاری ہے۔ جو جانور یا پودا یا زندگی کی جو بھی قسم ان لمیٹڈ ریسورسز کو حاصل کرنے کی جتنی زیادہ قدرتی صلاحیت رکھتا ہے، اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ وہ زندہ رہے گا، اور ان زندہ رہنے والوں میں سے جو جتنا زیادہ ریپروڈیوس کر سکتا ہے، یعنی اپنے بچے پیدا کر سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ امکان ہے کہ اس کی نسل آگے چلے گی۔ مثال کے طور پر لمبی سراہی دار پھولوں والے باغ میں چھوٹی چونچ والا پرندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح تھوڑی گھاس والے میدانوں میں چھوٹی گردن والا کچھوا بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر رہ رہا ہے تو ختم ہو جائے گا۔ یعنی نیچر ایک آٹومیٹک طریقے سے سلیکٹ کرتی ہے کہ کون سی بریڈ، کون سی سپیشیز سروائیو کرے گی اور کون سی نہیں کر سکتی۔ ہر سپیشیز میں جو بھی بریڈ، جو بھی قسم بدلے حالات کے مطابق تھوڑا سا بھی ایڈوانٹیج، تھوڑا سا بھی قدرتی ایج رکھتی ہے، وہی اپنے بچے پیدا کر کے اپنی نسل آگے بڑھا سکے گی، کیونکہ نیچر اسے ہی یہ مواقع فراہم کر رہی ہوگی۔ جیسے ایک چراگاہ میں اگر بہت سی لومڑیاں آ جائیں تو وہاں وہی خرگوش بچیں گے جن کی ٹانگیں لمبی ہوں گی اور وہ تیز دوڑ کر بلوں میں گہرے چھپ سکتے ہوں گے۔ اس لیے اس وقت موجود خرگوشوں میں جس کی ٹانگیں نسبتاً لمبی اور مضبوط ہوں گی وہ بچتا رہے گا اور وہی اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے زندہ رہے گا، اور آخر کار ایک دن آئے گا کہ اس پوری چراگاہ میں، اس پورے کھیت میں، اس پورے جنگل میں صرف لمبی ٹانگوں والے اور گہرے بل بنانے والے خرگوش ہی بچ جائیں گے، جبکہ کسی اور چراگاہ میں، کسی اور جنگل میں جہاں لومڑیاں نہیں ہیں،
वहाँ के खरगोश निस्बतन कंपैरेटिवली छोटी टांगों वाले ही होंगे। यानी दोनों प्रजातियां, दोनों नस्लें खरगोश होने के बावजूद दो मुख्तलिफ स्पीशीज में ढल चुकी होंगी। मतलब नेचर में इसके इकोसिस्टम के तहत स्पीशीज इवॉल्व होती हैं और इस एवोल्यूशन को, इस तब्दीली को नेचर सेलेक्ट करती है। तो इस तरह दोस्तों एवोल्यूशन कैसे होती है का जवाब चार्ल्स डार्विन ने ढूंढ लिया था कि एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन होती है। डार्विन के मुताबिक ऐसा इस कदर सुस्त रफ्तार से होता है कि इसमें लाखों साल लग जाते हैं। इस नेचुरल सिलेक्शन में जो जानदार किसी तरह भी दूसरे से एडवांटेज रखता है वही बचता है और वही नई स्पीशीज में ढलता है। लेकिन जो जानवर बदलते माहौल के हिसाब से कोई खास एडवांटेज नहीं रखते वो खत्म हो जाते हैं। और ये जो जानवर ख़त्म हो गए किसी एडवांटेज को ना रखने की वजह से, ये वही हैं जिनके फॉसिल्स चट्टानों में और दूसरी जगहों से मिलते हैं। सो डार्विन ने दोस्तों अपने दौर के सबसे बड़े सवाल का, साइंटिफिक क्वेश्चन का जवाब दे दिया था। और साथ में जैसा कि आप एवोल्यूशन की सीरीज़ के पिछले हिस्से में अच्छी तरह जान चुके हैं कि एक साइंटिफिक थ्योरी के लिए प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी होती है। अगर साइंटिस्ट ये प्रेडिक्शन नहीं भी करता तो उसकी थ्योरी ये बता रही होती है कि अगर ये थ्योरी सच है तो फिर ये और ये और ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अब डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दोस्तों अगर दुरुस्त थी तो इसके मुताबिक दुनिया भर से और भी ऐसे फॉसिल्स मिलने चाहिए थे जिनसे आज के जानवर इवॉल्व हुए हैं। फिर अगर डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी दुरुस्त थी तो ये भी साबित होना चाहिए कि दुनिया वाकई अरबों साल पहले बनी थी, क्योंकि एवोल्यूशन को डार्विन के मुताबिक लाखों करोड़ों साल चाहिए होते हैं, जबकि उसके मुकाबले में चर्च के मुताबिक जो फिक्स्ड स्पीशीज़ की बात करता था उसके मुताबिक दुनिया तो सिर्फ 6000 और चंद साल पहले कायम हुई थी। एक और प्रेडिक्शन के मुताबिक दोस्तों जेनेटिक्स का इल्म भी साबित करेगा कि एवोल्यूशन की थ्योरी दुरुस्त है या नहीं। याद रहे दोस्तों कि उस वक्त तक जेनेटिक्स का इल्म तरक्की याफ्ता नहीं था, डीएनए की डिटेल्स किसी को मालूम नहीं थी। चार्ल्स डार्विन उन चंद पहले साइंसदानों में से थे जो जेनेटिक्स पर बात किया करते थे। तो खैर दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन के नोट्स बनाकर छुपा कर रख लिए। आप देखें कि साइंटिफिक थ्योरी की तरह इसमें तमाम फैक्ट्स मौजूद थे, यानी फॉसिल्स एग्जिस्ट करते थे एक फैक्ट, स्पीशीज़ में आपसी फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी एक ही जानवर की नस्ल में साइज़ और खसूसियात का फ़र्क होता है, ये भी फैक्ट। फिर खुराक और वसाइल के लिए हर स्पीशीज़ में मुकाबला होता है, ये भी फैक्ट। फिर मुख्तलिफ जजीरों पर एक ही जानवर की डिफरेंट बेस्ट फिट मुख्तलिफ लेकिन मुकम्मल हम आहंग नस्लें मौजूद हैं, ये भी एक और फैक्ट था। इन्हीं फैक्ट्स को सामने रख कर, इन्हीं हकायक को देख कर चार्ल्स डार्विन ने इन्हीं की एक सादा मगर जीनियस एक्सप्लेनेशन तैयार की थी जिसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। 1837 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी ब्लू नोटबुक उठाई और इसके एक सफ़े पर लिखा आई थिंक, और फिर इसके नीचे एक ब्रांचेस वाली शाखदार ड्राइंग बनाई। ये दरअसल दोस्तों ट्री ऑफ लाइफ था। बाद में उसने किताब में लिखा कि ज़िंदगी की, जानदारों की, जानवरों और पौधों की जो मुख्तलिफ शक्लें स्पीशीज़ हम आज देखते हैं ये एक ही वक्त में एकदम से वजूद में नहीं आई, बल्कि इंसान समेत ज़िंदगी की हर शक्ल दरअसल एक कॉमन इंसेस्टर किसी एक ज़िंदगी की शक्ल से शुरू हुई थी। फिर ज़िंदगी की जो शक्ल बदलते माहौल में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेहतरीन फिट होती रही और रिप्रोड्यूस भी करती रही, वही कायम रही, वही आगे बढ़ती रही और वही बदलते माहौल में नई स्पीशीज़ में ढलती चली गई। जो स्पीशीज़ ऐसा नहीं कर सकी वो स्पीशीज़ ख़त्म होती चली गई। डार्विन ने लिखा कि इंसान समेत ज़िंदगी की तमाम इकसाम आपस में लिंक्ड हैं और माजी में किसी एक ही जगह से इवॉल्व हुई हैं। हर जानदार की, हर ज़िंदगी की शक्ल की दूसरे जानदार से लाखों करोड़ों साल की रिश्तेदारियां हैं। डार्विन ने कभी नहीं कहा था दोस्तों कि इंसान बंदर से बना है। ये बात लोग उसकी थ्योरी का मजाक उड़ाने के लिए कहा करते थे। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुताबिक तो बंदर नहीं बल्कि चिंपैंजी और इंसान स्पीशीज़ के एतबार से करीब तरीन कज़न्स हैं। दोनों प्राइमेट्स हैं और दरअसल दोनों का एंसेस्टर कॉमन था। इसके मुकाबले में बंदर और लंगूर वगैरह हैं तो इंसानों की तरह प्राइमेट्स ही, लेकिन वो ज़रा दूर के कज़न्स हैं। दोस्तों 19वीं सदी में ये बात कहना, ये आइडिया पेश करना बहुत ही ख़तरनाक था। इस थ्योरी का मतलब चर्च को सामने से चैलेंज करना था, क्योंकि चर्च तो इंसान को ख़ास अहमियत देता था और ये अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि इसमें नेचर वेचर कोई काम नहीं करती थी, कुछ सेलेक्ट नहीं करती थी, बल्कि नेचर तो इंसान के गिर्द घूमती थी, यानी सब कुछ इंसान के लिए बनाया गया था चर्च के मुताबिक।
जबकि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन तो इस तस्वुर ही को तोड़ फोड़ रही थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोपरनिकस ने इस तस्वुर को बखेर कर रख दिया था कि ज़मीन कायनात का मरकज़ है। उसने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के ज़रिए साबित कर दिया था कि ज़मीन नहीं बल्कि सूरज सेंटर है। ज़मीन के गिर्द सब कुछ नहीं घूमता, बल्कि ज़मीन तो खुद बाकी सैयारों की तरह सूरज के गिर्द घूमने वाली एक बॉडी है, एक जिस्म है। तो दोस्तों, जिस तरह कोपरनिकस ने चर्च से ज़मीन की ख़ास अहमियत का नुक्ता नज़र छीन लिया था, इसका ख़ास तक़द्दुस, इसकी ख़ास अहमियत, इसकी ईगो छीन ली थी, उसी तरह डार्विन ने भी चर्च से एक बार फिर इंसान के ख़ासुल ख़ास होने, नेचर के फेवरेट होने का टाइटल भी साइंटिफिक तरीके से हथिया लिया था। इसीलिए चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन चर्च से सीधी जंग थी। यही वजह थी दोस्तों कि डार्विन ने इस थ्योरी को लिख तो लिया, लेकिन तकरीबन 20 साल के करीब अरसे में, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा ही अरसे तक उसने इसे छुपाए रखा। वो ज़ूलॉजी और नेचर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहा, मकाले लिखता रहा, मशहूर होता रहा, लेकिन अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर उसने कोई किताब पेश नहीं की, मकाला भी पेश नहीं किया। यहाँ तक कि उसे एक दिन एक ऐसा ख़त मिला जिसने उसे खौफजदा कर दिया। ये एक नौजवान नेचुरलिस्ट डार्विन के फ़ैन रसल वेलस का ख़त था। रसल वेलस दोस्तों एक गरीब घराने का इंतहाई ज़हीन नौजवान था। वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहरी जहाज़ों पर सफ़र करता था, जानवरों, पौधों और फॉसिल्स के मुख्तलिफ नमूने इकट्ठे करता था, फिर उन्हें बेच कर अपनी रोज़ी रोटी पूरी करता था। इसी तरह होते होते वो ज़हीन इंसान एक माहिर नेचुरलिस्ट बन गया। उसने वो सारा इलाका जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर मलेशिया तक फैला हुआ है, उसके हज़ारों जज़ायर में डार्विन ही के कहने पर दरअसल 8 साल तक तहकीक की, रिसर्च की। वो कई बार मौत और ज़िंदगी की कैफियत से भी गुजरा, क्योंकि उसके साथ ज़्यादातर डार्विन की तरह टीम्स थोड़ा होती थी, वो तो अकेला था। रसल वेलस अकेला ही फॉर ईस्ट से लेकर ब्राज़ील के घने जंगलों में फिरता रहता था। कई बार उसके जमा किए हुए जानवरों और पौधों के नमूनों को दूसरे जानवर उठा कर ले जाते थे। अक्सर तो जो वो रात को सोता था तो कई दफ़ा ये होता था कि कुत्ते उसके जमा किए हुए थैले जिनमें स्पीशीज़ के सैंपल्स होते थे वो उठाकर भाग जाते थे। कई बार उसे जहरीले सांपों का सामना करना पड़ा, कीड़े मकोड़ों का सामना करना पड़ा। बल्कि एक बार ये हुआ उसके साथ कि उसने बहुत से सैंपल अमेज़न के दरिया से, उसके जंगलों से जान जोखों में डालकर जमा किए थे। हज़ारों की तादाद में थे, वो जहाज़ पर रखे हुए थे सारे सैंपल, कि उस जहाज़ को आग लग गई। जहाज़ अपने सारे साजो सामान समेत समंदर में डूब गया। रसल के सारे सैंपल्स भी समंदर की तह में बैठ गए। ये बताने का मकसद दोस्तों ये है कि स्पीशीज़ पर तहकीक कोई ड्राइंग रूम वर्क नहीं था। इसके लिए अनगिनत लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को सैकड़ों हज़ारों बार दांव पे लगाया था। रसल वेलस ने जो कुछ दोस्तों दरियाफ्त किया था वो उसने खौफ और दर्द के समंदर से गुजर कर हासिल किया था। इसके लिए उसने बहुत तकलीफ़ें झेली थी। तो इसी रसल वेलस का ख़त 1858 में चार्ल्स डार्विन को मिला। इसमें रसल ने लिखा था कि वो स्पीशीज़ के इवॉल्व करने का मैकेनिज़्म दरियाफ्त कर चुका है। उसने तफसील से नेचुरल सिलेक्शन के वही पॉइंट्स लिखे थे जिन पर चार्ल्स डार्विन तकरीबन 20 साल रिसर्च के बाद पहुंचा था। बल्कि डार्विन दोस्तों कहा करता था कि अगर कोई उसके नोट्स पढ़ लेता और उन्हें नकल कर लेता तो भी उसकी थ्योरी और मेरी थ्योरी इतनी मिलती जुलती ना होती जितनी रसल की अपनी कोशिशों से मिलती जुलती हो गई है। एक्चुअली रसल वेलस मलाया आर्कापेलगो यानी ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया तक जो हज़ारों जज़ायर फैले हुए हैं, इनमें 8 साल की जानलेवा रिसर्च के दौरान बहुत कुछ ज़ाती तौर पर देख चुका था। वो देख चुका था कि जिन दरख्तों के पत्तों से परिंदे, तितलियाँ और हशरातुल अर्ज़ और इंसेक्ट्स उठाते हैं, वहाँ वही तितलियाँ और वही इंसेक्ट्स बच जाते हैं, वही ज़िंदा रहते हैं जिनके पर, जिनके पंख, जिनके रंग उन पत्तों के रंगों से मिलते जुलते होते हैं। इस तरह की दर्जनों मिसालों से वो साबित करता था कि नेचर खुद सिलेक्ट करती है कि कौन सी स्पीशीज़ आगे बढ़ेंगी और कौन सी स्पीशीज़ आगे बढ़ने के काबिल नहीं है। उसने ख़त में डार्विन को ऐसे ही मुशाहदात के बारे में तफसील से लिखा था और डार्विन से एक्सपर्ट ओपिनियन, उसकी राय मांगी थी, क्योंकि वो सीनियर था। अब हमें दोस्तों यहाँ पता होना चाहिए कि उस वक्त तक चार्ल्स डार्विन वाकई बहुत मशहूर साइंसदान बन चुका था। फिक्स्ड स्पीशीज़ और एवोल्यूशन की बहस भी बहुत गर्मा गर्म हो चुकी थी। इसलिए रसल वेलस से बहुत पहले नेचुरल सिलेक्शन का कानून दरियाफ्त कर लेने के बावजूद डार्विन ने चर्च के खौफ से ये थ्योरी छुपा रखी थी, आप जानते हैं। लेकिन जब उसे इल्म हुआ कि इस अर्थ शेकिंग आइडिया को और भी लोग समझ रहे हैं तो उसे परेशानी हुई कि कहीं इतना बड़ा एजाज़ उससे छीन ही ना जाए। चुनाचे डार्विन ने फौरी तौर पर इस आइडिया को, इस थ्योरी को पब्लिक करने का फैसला किया। पर
اس نے رسل کا کریڈٹ اس سے نہیں چھینا۔ 1 جولائی 1858 کو چارلز ڈارون نے لینین سوسائٹی آف لندن میں ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن پر ایک پیپر پڑھا، ایک مقالہ پڑھا۔ یہ پیپر اس نے صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ جوائنٹلی اپنے اور رسل والیس کی طرف سے پڑھا تھا اور بتایا تھا کہ یہ تھیوری ہم دونوں نے الگ الگ آزادانہ دریافت کی ہے۔ یعنی تھیوری آف ایوولوشن دوستو دراصل چارلز ڈارون اور رسل والیس کی مشترکہ تھیوری ہے، لیکن چونکہ رسل خود مانتا تھا کہ یہ تھیوری چارلز ڈارون نے اس سے بہت پہلے کنسیو کر لی تھی، اس لیے وہ خود بھی اپنے سے زیادہ کریڈٹ چارلز ڈارون کو دیتا تھا۔ واٹ اے تھارو جنٹلمین۔ چارلز ڈارون نے فوری طور پر اپنی کتاب اوریجن آف اسپیشیز اکتوبر 1859 میں شائع کروا دی۔ اس کتاب کی 1250 کاپیز پرنٹ ہوئی اور فوراً ہی فروخت ہو گئی۔ دراصل اس وقت ایوولوشن کی بحث اتنی گرم تھی کہ ہر کوئی ایک نامور سائنسدان کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ رسل والیس نے بھی 1889 میں نیچرل سلیکشن پر ایک کتاب لکھی جس کا نام پھر اس نے ڈارونزم رکھا۔ اس کتاب کے چھپنے سے 7 سال پہلے چارلز ڈارون مر چکا تھا اور نیوٹن کے پہلو میں دفن ہو چکا تھا، لیکن ڈارون کی زندگی ہی میں اوریجن آف اسپیشیز کے 7 ایڈیشن آ چکے تھے دوستو۔ ہر ایڈیشن میں اس نے ان تمام سائنٹیفک کویسچنز کے سائنسی سوالوں کے جواب دے دیے تھے جو اس وقت کے ماہرین نے اٹھائے تھے۔ دوستو 1908 کے بعد سے اسی تھیوری کو پیش کرنے کی یادگار کے طور پر بایولوجسٹ کو ڈارون ویلوس ایوارڈ دیا جانا شروع کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا میڈل تھا جس کے ایک طرف ڈارون اور دوسری طرف رسل والیس کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ تو مائی کیوریس فیلوز، یہ تھی اس تھیوری کی کہانی جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ ڈارون اور رسل نے آج سے 164 ایئرز پہلے یہ تھیوری کیوں پیش کی تھی۔ لیکن اس وقت چارلز ڈارون اور رسل والیس کے پاس وسائل بہت محدود تھے۔ وہ اپنی تھیوری ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن کے حق میں بہت زیادہ دلائل نہیں لا سکے تھے، جیسا کہ چٹانوں میں، راکس میں فوسلز کا ریکارڈ، ڈی این اے ایویڈنس وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر آج ایوولوشن تھیوری دوستو ایک ایسی حقیقت ہے جیسی کہ ہیلیو سینٹرک مطلب سورج نظام شمسی کا سینٹر ہے، یہ تھیوری ہے، اسی طرح کی ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن ایک حقیقت بن چکی ہے۔ یہ بایولوجی کا، ماڈرن میڈیسن کا کارنر سٹون ہے۔ یہ چٹانوں اور ڈی این اے کے دوستو جو ایویڈنس ہیں جو بہت بعد میں آئے، یہ پھر کیسے ہیں؟ یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ ایوولوشن ایک فیکٹ ہے؟ یہ تھیوری حقائق پر مبنی ہے۔ اور پھر انسان کیسے ایوالو ہوا؟ انسان اور چمپینزی کے کزن ہونے کے کیا ثبوت ہمارے پاس ہیں؟ اس پر دوستو ہم اب اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ کے ذہن میں آج کی ویڈیو کے بارے میں اس کو دیکھنے کے بعد اگر کچھ سوال آئے ہیں یا کمنٹس آئے ہیں تو ان کو بھی ضرور لکھیے۔ سائنس کی دنیا میں تھیوری کیا چیز ہوتی ہے؟ کس طرح ایٹامک تھیوری، کانٹیننٹل ڈرفٹ تھیوری، گریویٹیشنل تھیوری اور آئنسٹائن کی مشہور زمانہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش ہوئیں اور پھر ثابت بھی ہوئیں۔ سائنٹیفک تھیوری کے خلاف اگر ایک بھی ثبوت سامنے آ جائے تو وہ کیسے اپنا وجود کھو دیتی ہے؟ اس سب پر دوستو آپ ہمارا اس سلسلے کا یہ پہلا ویلاگ ضرور دیکھیے گا۔ اور مسلم دنیا کی کولڈ وار آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پیوٹن ہیرو ہے یا ویلن۔